Hello students, very good morning. Welcome to my channel Prep AG Chemistry. In this video session, we are going to discuss a very important topic, the Schrodinger wave equation. Okay? So, let us start the Schrodinger wave equation. Actually, ये जो टर्म है ये एक्चुअली आता है क्वांटम मैकेनिक्स से. एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है. ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, लार्ज बॉडी, कार, एनी मूविंग बॉडी, फुटबॉल एटसेट्रा, इट वैलिड वेरी गुड. इट एक्सप्लेन देयर मोशन, देयर एनर्जी एटसेट्रा. बट इन केस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जब हम लोग छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो वहां पे इनके मोशन, इनके एनर्जीज को हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली श्रोडिंगर ने क्या किया, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक स्पेशल ब्रांच डेवलप किया जिसको बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स. और इसी क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे, बिहाफ पे क्या किया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनके प्रॉपर्टीज को, उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जाता है. एक्चुअली क्या होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है लाइक इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा, दे हैव बोथ, दैट मींस ड्यूअल नेचर. दे सो पार्टिकल एज वेल एज द वेव नेचर. जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड द डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, मैटर वेव इक्वेशन. There the electron bears the both characteristic, that means the electron have wave as well as particle nature both. So when we try to explain the motion, the energy of the electrons with the help of classical mechanics, with the help of Newton's law of motion, it fails to explain these properties. तो इसी के लिए क्या किया गया, क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया गया. एक्चुअली क्या है, तो ये एक थ्योरेटिकल साइंस है जो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज. दैट मीन्स इट होल्ड्स गुड फॉर दोज पार्टिकल्स, दोज सबएटॉमिक पार्टिकल्स whose not only the particle nature but also their wave nature is also significance. तो जिनके लिए वेव नेचर भी सिग्निफिकेंस होता है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या हुआ, श्रोडिंगर ने अपना वेव इक्वेशन दिया. ठीक है, तो देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या कहता है, कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, तो देखो निल्स बोर ने कहा कि ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है. लेकिन जब श्रोडिंगर की बारी आई, श्रोडिंगर ने एक्सप्लेनेशन दिया, तो उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये वेव लाइक बिहेवियर शो कर रहा है, और किसी पॉइंट पे इसके पोजीशन को, इसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए उन्होंने ये वेव इक्वेशन दिया, जिसको हम लोग जानते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से. ठीक है, यहां देखो, यहां पे ये जो ऑपरेशन है एक्चुअली क्या किया गया है, ये 3 डायमेंशन में किया गया है. यानी कि एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन को एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, तीनों ही प्लेन में डिफरेंशिएट किया गया है. यहां देखो, ये डेल लिखने का मतलब क्या होता है, इट इज फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, नॉट द कंप्लीट डिफरेंशिएशन. जैसा कि तुम लोगों ने पढ़ा होगा dy by dx, तो यहां पे कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है. लेकिन यहां डेल जो है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए है, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे. और ये भी ये सेकेंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पे देखें हम लोग, तो ये जो है ये कांस्टेंट है. एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हम लोग जो ये वेव फंक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन वेव के पोजीशन को डिफाइन करता है, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, डबल डिफरेंशिएशन, वहां से ये इक्वेशन आया है. यहां पे m द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h हम लोग पहले से जानते हैं, इट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. E energy of electron, rather it is total energy, and V the potential energy. It is what? Potential energy, and finally psi
the wave function of electron wave. It actually explain about the position of the electron. तो इस तरह से ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आता है. श्रोडिंगर ने एक्चुअली क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को न्यूक्लियस के अराउंड फाइंड करने के लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के थ्रू, और उसके बेसिस पे ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जो इसका इक्वेशन आता है वो यही आता है, del 2 psi upon del x2 plus del 2 psi upon del y2 plus del 2 psi upon del z2 plus 8 pi square m h square into E minus V, where the total energy minus potential energy into psi equals to 0. तो ये हो जाता है श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन. अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सिग्निफिकेंस इनका सॉल्यूशन. ठीक है, तो देखो ये सेकेंड डिग्री का सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आता है वो बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं, लेकिन जो प्रोबेबल सॉल्यूशन है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है हम लोग सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं. चलो तो पहले इसको नोट करो, तो फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में देखते हैं, और इसके डिफरेंट टर्म्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं. ओके, चलो नोट करो. तो देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है एक्चुअली ये आपको इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन को डिफाइन करता है, फाइंड करता है. इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है. ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के वेव और पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, जिसको श्रोडिंगर ने दिया था. ठीक है, सिंपल फॉर्म जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं, H psi equals to E psi. H is what? It is known as the sum of the energies, total energies, that is kinetic energy and the potential energy, and so it is known as Hamiltonian operator. Okay, so it is equals to kinetic energy and potential energy. Here kinetic energy is denoted by a letter T and potential energy by V. So by replacing the value of H here, T plus V into psi equals to E psi, where psi is what? It is electron wave function or amplitude of इलेक्ट्रॉन वेव. तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन वेव होता है उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये साई से डिनोटेड होता है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी किस ऑर्डर का, तो ये सेकेंड डिग्री सेकेंड ऑर्डर का है. सो इट हैज सेवरल सॉल्यूशन, यानी कि जब हम लोग साई के लिए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन ये सॉल्यूशंस जो होते हैं इसमें से बहुत सारे जो है इमेजिनरी होते हैं. तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सॉल्यूशंस को देखते हैं, उन्हीं वैल्यू को कंसीडर करते हैं, वैलिड रखते हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. यानी कि जो हमारा वेव फंक्शन साई है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड फाइनाइट होना चाहिए. यानी कि ये कंटिन्यूअस वेव फंक्शन के पैटर्न में, कंटिन्यूअस पैटर्न में होना चाहिए, वेव के पैटर्न में होना चाहिए. ठीक है, और फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट करता है, द सॉल्यूशन मस्ट बी सिंगल वैल्यू, और इनका वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिंगल एक वैल्यू में आना चाहिए. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ओवर ऑल द स्पेस, एक गिवन स्पेस में जो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के होने की जो संभावना है, जो उसके प्रेजेंट होने का मैक्सिमम कंडीशन है, वो जो है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए. अगर हम लोग माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में इसको क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इज psi square, so it is the integration of psi square with respect to dx dy dz from minus infinity to plus infinity is 1. तो इस तरह से ये पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई करेगा तभी जाकर के इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इस सॉल्यूशन को सॉल्व किया गया तो हमें 3 प्रिंसिपल, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो हमें क्या मिला,
तो 3 क्वांटम नंबर्स मिले। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये तीनों वैल्यू जो है इस इक्वेशन को फुली सेटिस्फाई करते हैं। और इस तरह से ये डिफाइन किया गया कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो एक्चुअली क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ओके, चलो अब इसको नोट करो। तो हम लोग यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, वो एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो नोट करो। तो हम लोग बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। साई इज व्हाट? इट इज द इलेक्ट्रॉन वेव एंड इट इज द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। ओके, तो देखो साई का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये नहीं है, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई। ओके, इट ओनली एक्सप्लेन अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव और द मैटर वेव और द wave function of the electron wave. Okay, but psi square has physical significance as the intensity of the light depends on its square of the amplitude. Likewise, that the intensity of the finding electron of the electron per unit volume in a given region is also depends on its wave function, its amplitude, that is psi square. Okay, so it has physical significance and it measures the probability of finding an electron of a given energy from place to place in a given region around the nucleus. यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, उसका मेजरमेंट कहां से मिलता है? साई स्क्वायर से। तो इसका जो है ये ठीक वैसे ही रिलेटेड है जैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइट के इंटेंसिटी को, लाइट का जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर पे लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो इंटेंसिटी, इसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे? साई स्क्वायर पे। ओके, अब यहां से आते हैं ऑर्बिटल। तो एक्चुअली ये ऑर्बिटल टर्म ही यहीं से डिराइव हुआ है साई स्क्वायर से। और ये क्या कहता है? तो एन ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी कि एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा प्लेस जहां पे क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन के होने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? मैक्सिमम है। ओके, तो यहां पे आप देखो क्या है कि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो वेरियस रीजन में न्यूक्लियस के अराउंड होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल है एक्चुअली इट डू नॉट डिफाइन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट डिफाइन एक्चुअली द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे मान लो यहां पे ये हमारा पी सबसेल है, पी एक्स, यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स के अलाउंग है। तो यहां पे कंडीशन क्या है? तो यहां पे कंडीशन देखो कि इसका जो स्पेस है, तो यहां पे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, पी को डिनोट कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, ये डबल शेप का होता है, डबल शेप शो कर रहा है। तो यहां देखो ये जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। न्यूक्लियस के अराउंड इसी रीजन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसके ठीक इस पॉइंट पे देखें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। और जिस प्लेन पे या जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0 है, यानी कि यहां पे क्या है, यहां पे साई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 0 है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड। और यहां से जो प्लेन पास कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की, जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जो है
जीरो है, मिनिमम है, नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्लेन को बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, तो यहाँ ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल कहने का मतलब ये हो गया कि ये वो रीजन है, वो प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की टेंडेंसी, होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। ये वो पाथ नहीं है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रेस करके मूव कर रहा है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो फिर हम लोग ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ। ओके, चलो नोट करो। देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया साई स्क्वायर के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 1s, ये देखो ये जो रीजन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं और फिर धीरे 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ी सी डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक वैसे ही एस के केस में होता है कि यहाँ पे इस रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर इस रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये इनके प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और यहां से एक्चुअली क्या होता है, दी एजीमुथल क्वांटम नंबर एल एंड दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एन, ये दोनों जो है ये हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन द शेप ऑफ दी और द बाउंड्री सरफेस ऑफ दी ऑर्बिटल। यानी कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप है वो एक्चुअली इन्हीं पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस रीजन को कह रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है इस रीजन में मैक्सिमम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू जो है ये मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन वहीं जब हम लोग इस रीजन को देख रहे हैं या फिर इस प्लेन को देख रहे हैं, इस प्लेन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जा रहा है, वो जीरो हो जा रहा है। यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या हो जा रही है, वो जीरो हो जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पी का शेप होता है वो क्या होता है, वो डम्बल शेप होता है। ठीक है, पी का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप। ठीक है, तो डम्बल, आपको डंबल उठाना नहीं है, चलिए ये डंबल शेप होता है, बस इसका रिप्रेजेंटेशन है। ये एक्चुअली यहाँ पे ध्यान देना है, ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आ रहा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि एटम के अंदर झांकना शुरू करें, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू एटम्स को देखने लगे तो आपको ऐसा नहीं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ दिखेगा। ये एक्चुअली क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थ्योरेटिकल वेरिफिकेशन था, जो थ्योरेटिकल वैल्यू था, वहां से ये एक्चुअली क्या किया गया है, मैथमेटिक्स के थ्रू इसको क्या किया गया है, फाइंड किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो इसी तरह से हम लोग देखें तो डी के 5 शेप है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो यहां पे आप देख सकते हो कि एक्स वाई प्लेन में क्या है, इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के होने की क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। तो यहीं से कुछ टर्म डिफाइन होते हैं, हम लोग बोलते हैं नोड, यानी कि जहां पे क्या हो जाए, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाए, जिस पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड, यानी कि द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक नोड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन के होने की मैक्सिमम है, 90 to 95% है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहीं से एक दूसरा टर्म होता है नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन डिफाइन किया जाता है। तो नोडल प्लेन यानी कि एक ऐसा प्लेन जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फिर से जीरो हो जाए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये प्लेन आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में तो अवेलेबल है, लेकिन जेड एक्स और जेड वाई प्लेन में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ से सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जेड एक्स और जेड वाई प्लेन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो वो जो प्लेन यहाँ पे जा रहा है, इस सरफेस को जो ये प्लेन पार कर रहा है, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं
नोडेल प्लेन, ओके, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो यहाँ पे dz², तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ z के अलोंग है, z एक्सिस के अलोंग है, z प्लेन के अलोंग है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन होने के पॉसिबिलिटीज है, x y से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ देखें हम लोग dx² माइनस y², तो यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ x पे और सिर्फ y पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से ये हो जाता है शेप ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स, और यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं s जो होता है ये स्फेरिकल होता है, यहाँ पे जो इसका बाउंड्री सरफेस है ये क्या होता है, स्फेरिकल, और ये तीनों ही प्लेन में क्या होता है, लाई करता है x y z में, ठीक है। तो चलो इन शेप्स को ड्रॉ कर लो, फिर हम लोग, तो चलो इन शेप्स को ड्रॉ कर लो। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स। तो यहाँ पे हम लोग स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से कहता है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स equals to n, the principal quantum number minus l minus 1, ओके। तो यहां से देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर और दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। तो देखो एंगुलर नोड्स जो है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहां से हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो ये क्या हो जाता है, दोनों को ऐड कर दो, तो n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल n माइनस 1, तो ये हो जाता है नंबर ऑफ नोड्स। तो जैसे हम लोग देखें 1s, तो इसके लिए स्फेरिकल नोड्स फाइंड करो। तो देखो स्फेरिकल नोड्स n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहां से स्फेरिकल नोड्स और रेडियल नोड्स क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो l के लिए, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, तो माइनस 0 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि फर्स्ट 1s में कहीं भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा प्लेस नहीं होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं हो। तो इस तरह से 1s जो आता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसका कंसंट्रेशन सेंटर में ज्यादा रहता है, ठीक है। अब आ जाओ 2s। तो 2s के लिए हम लोग देखें, तो यहां से नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स, तो ये देखें हम लोग 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 0 माइनस 1, यहां से क्या दे दिया 1 दे दिया, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहां से हम लोग देखें नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स 1 आ रहा है, तो देखो 2s का स्ट्रक्चर, तो यहां देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, लेकिन ये जो प्लेन है ये क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया नोड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है स्फेरिकल नोड, ओके। चलो 2p के लिए हम लोग देखें, तो 2p के लिए हम लोग फाइंड करें, तो यहां से हमारा स्फेरिकल नोड, तो स्फेरिकल नोड देखो 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n इक्वल्स टू 2,
एल की वैल्यू देखो पी के लिए 1 होता है, -1 यानी 0। तो स्फेरिकल नोड्स जो होता है पी के लिए वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखें एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1 होता है। तो यहां से हम लोग देखें एंगुलर नोड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 1, ये एल है, तो यहां से ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग देखें एक एंगुलर नोड्स अवेलेबल है पी के केस में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलो तो अब इनको नोट कर लो। ठीक है, बाकी तो अब इनको नोट कर लो। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू।